हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोग को AC2 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। कल ही आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आज आप लोग को देखिए टॉप 15 क्वेश्चन करा रहे हैं और बस इतना कर लीजिए। जो 15 क्वेश्चन करा रहे हैं उससे बाहर आपको कुछ ना ही PDF और ना ही कोई और वीडियो देखना है। बस 15 क्वेश्चन करके जाइए। आप लोग एग्ज़ाम में फिक्स है 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली यहीं से मिलेंगे। जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन करा रहे हैं, 3 क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं फिक्स एग्ज़ाम में आएगा जो 15 मार्क्स का है, और 2 से 3 क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन बना पाएंगे 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखिएगा, हर साल थोड़ा टफ रहता है, तो आप केवल इस वीडियो को देख लीजिए बस। इसके बाद कुछ आपको कोई और PDF और ना ही कोई और वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिया है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन PYQ के हैं और न्यू क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। जैसे 6 क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन है और जो 9 क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन लिए हैं न्यू जो आने की संभावना है। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ना ही कोई क्वेश्चन ना ही कोई वीडियो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है, याद रखिएगा। पोलिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यूनानी। और पोलिस से ही बना है क्या? पॉलिटिकल साइंस, याद रखना है। पोलिस का अर्थ क्या है? तो पोलिस का अर्थ होता है नगर, राज्य। आप लोगों को याद रखना है कि जो पोलिस शब्द है वह यूनान भाषा का है और इसी से बना है पॉलिटिकल साइंस। और इसका अर्थ क्या था पोलिस का? नगर और राज्य। देखिए क्या बात है कि यूनान में जो था पहले क्या कहते थे, तब जो पोलिस है, पोलिस से पुलिस को दर्शाया जाता था, इसलिए पॉलिटिकल साइंस रखा है। यानी पुलिस क्या करता है? जो आम नागरिक होते हैं उनकी सेवा करता है, इसलिए पोलिस से लिया गया है पॉलिटिकल साइंस। सॉरी, पॉलिटिकल साइंस जो बना है वह पोलिस से बना है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय हो जाएगा राज्य, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र का अध्ययन। यही है मुख्य विषय। यानी राजनीति में क्या पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ेंगे? सिंपल बात है कि राज्य के विषय में पढ़ेंगे, सत्ता के विषय में पढ़ेंगे, ये लोकतंत्र के विषय में पढ़ेंगे, यही सब पढ़ेंगे। राज्य के 4 प्रमुख तत्व क्या हैं, यानी कौन से हैं? तो पहला क्या हो जाएगा? जनसंख्या। देखिए राज्य कैसे बनेगा? यानी गांव ही बनाना है, तो गांव कैसे बनेगा? पहले क्या होना चाहिए? व्यक्ति होना चाहिए, यानी व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा। और भूभाग होना चाहिए, यानी ज़मीन होना चाहिए। गांव अगर कोई बसाना है तो ज़मीन होना ही चाहिए। और अगर धीरे धीरे जैसे हम लोग 4 घर में रहते हैं, तो घर का मुखिया होता है। अगर कोई घर का मुखिया मतलब सामान्यतः पापा को मान सकते हैं, हम लोग का पितृसत्तात्मक चलता है, तो पापा ही प्रधान होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो कौन सॉल्व करते हैं? पापा। ये आप लोगों को गांव के तौर पर बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या सामान्यतः सभी लोगों के घर में 4 या 5-6 लोग होते हैं, और निश्चित भूभाग होता है, सरकार होता है। सरकार कौन हो गया? सरकार हो गया, मान सकते हैं पापा। और संप्रभुता मतलब, संप्रभुता का अर्थ होता है कि हम स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में आकर अपना निर्णय नहीं लेते हैं, संप्रभुता का अर्थ होता है। और पापा जो निर्णय लेते हैं, यानी सरकार जो निर्णय लेता है वह स्वतंत्र है, यह बताता है। आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन है सत्ता, पावर का अर्थ क्या है? तो दूसरों के व्यवहार या निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता सत्ता है। यानी मान सकते हैं कोई आपका डिसीजन, यानी आप सोचें कुछ करना है, अगर आपका कोई डिसीजन बदल दे तो वह क्या कहलाएगा? तो वह सत्ता कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्राधिकार किसे कहा जाता है? वैध और स्वीकृति सत्ता को प्राप्त प्राधिकार कहा जाता है। यानी वैध मतलब वैलिड, और स्वीकृति मतलब यानी आप अप्रूव्ड कर रहे हैं। यानी कोई भी चीज़, जैसे मान सकते हैं आप पापा से कह रहे हैं कि हमें फ़ोन चाहिए, अगर पापा कह रहे हैं कि हाँ दिला देंगे, तो वह क्या हो गया? अप्रूव्ड, यानी स्वीकृति। सत्ता को प्राधिकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन थे? ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जॉन ऑस्टिन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन किस देश के विचारक थे? तो जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के विचारक थे। आगे बढ़ते हैं, बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन थे, कौन माने जाते थे? तो हैरोल्ड लास्की। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, 20 जो इंपॉर्टेंट MCQ दे रहे हैं, इससे फिक्स है आप लोग के एग्जाम में 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बहुत कम या रेयर बन सकता है, 3 क्वेश्चन तो फिक्स है बन जाएंगे। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? तो संप्रभुता सत्ता केवल राज्य में नहीं बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों में भी होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, सत्ता मतलब क्या होता है कि जो जनसंख्या है, यानी जो नागरिक हैं, उन पर नियंत्रण हो। नियंत्रण मतलब
उनको स्वतंत्र हो, वे अपना निर्णय खुद ले सके, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, तो उसका कौन नियंत्रण करता है? वह सत्ता करता है। सत्ता मतलब कह सकते हैं जो सरकार क्या करता है? जो नागरिक है उनको सेवाएं प्रदान करता है। विकेंद्रीकरण मतलब हो गया कि बटा हुआ रहता है। जैसे बोलें आप लोगों को, केंद्र में अलग है, राज्य में अलग है, फिर हम लोग का विधानसभा अलग है। इसी प्रकार पंचायत भी होता है, यानी सामाजिक समूहों में बांटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ क्या है? तो अनुचित बाधाओं से मुक्त होकर कार्य करने की स्थिति को स्वतंत्रता कहते हैं। यानी अनुचित मतलब जो बेकार के बाधाएं, उनसे मुक्त होकर कार्य करने की स्थिति को क्या कहेंगे? स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति के विकास और क्षमता का उपयोग को अवसर। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का अगर देखिएगा तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे PDF में नीचे। के अवसर को सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। एक बार और पढ़ देते हैं। व्यक्ति के विकास और क्षमता के उपयोग के अवसर को सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति विकास हो, अगर उसके पास कैपेबिलिटी हो, तो उससे जो वह अवसर प्राप्त करता है उसको क्या कहेंगे? सकारात्मक स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? तो बाहरी हस्तक्षेप और अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्ति नकारात्मक स्वतंत्रता है। बाहरी हस्तक्षेप मतलब कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 दोस्त बैठे हैं और कोई बाहर से आकर कह सकते हैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? हस्तक्षेप। जो आप लोग सामान्यतः देखते हैं, परिवार के लोग, जब 2 परिवार के लोग रहते हैं तो तीसरा हमेशा इंटरफेयर करता है। आगे बढ़ते हैं। समानता का क्या अर्थ होता है? तो समानता का अर्थ हो जाएगा सभी व्यक्तियों को समान सम्मान, अधिकार और अवसर मिलना समानता है। यानी सभी व्यक्ति समान सम्मान मिलना चाहिए। जैसे हम लोग का कल्चर उतना डेवलप नहीं है, तो जैसे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, देखते हैं आप लोग कैसे सम्मान मिलता है, वो तो नाम के लिए बना है। अधिकार, सभी को समान अधिकार, कुछ विशेष जगह पर विशेष अधिकार मिलते हैं। देखिए ये सब पढ़ने के लिए है, क्या ही बताएं आप लोग को, ये सब कुछ इक्वल है हम लोगों के यहाँ। समानता के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो राजनीतिक समानता मतलब जो राजनीतिक में सभी कर पा रहे हैं। जैसे चुनाव लड़ रहे हैं तो आप भी लड़ सकते हैं, वोट दे रहे हैं तो आप भी दे सकते हैं, ये हो गया राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता मतलब सभी के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है आपके साथ भी व्यवहार होगा। और आर्थिक समानता मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है, उसके लिए जितना वेतन उसको मिल रहा है उतना ही वेतन आपको मिलेगा, तो ये हो गया आर्थिक समानता। और कानूनी समानता मतलब यानी आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो किसी के साथ, अन्य व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है आपके साथ भी व्यवहार होना चाहिए, तो ये हो गया कानूनी समानता। आगे बढ़ते हैं। न्याय क्या है? तो न्याय का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को उसके उचित अधिकार और अवसर प्रदान करना न्याय है। ये तो ईजी है। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? तो आंसर देखते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया का निष्पक्ष और उचित होना प्रक्रियात्मक न्याय है। जैसे कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं तो किसी के दबाव में ना ले रहे हैं। निष्पक्ष मतलब ना ही इस पक्ष के दबाव में है ना ही उस पक्ष के। जो पापा हैं और पापा क्या कर रहे हैं, जैसे 2 बेटे हैं, एक बेटा इधर है, यानी 2 बेटे हैं, सिंपल आप लोग को मानना है। और पापा क्या होंगे? निष्पक्ष होंगे। लेकिन निष्पक्ष नहीं होंगे अगर आप कम पैसा कमाते हैं, तो निष्पक्ष हो सकता है नहीं होंगे। लेकिन पापा, सामान्य तौर पर पापा मम्मी ये सब निष्पक्ष रहते हैं और दोनों के साथ समान न्याय चाहते हैं। यानी कोई भी दबाव नहीं हो और निष्पक्ष हो, यानी ना ही छोटे बेटे के पक्ष में है और ना ही बड़े बेटे के पक्ष में है, तो ये क्या हो गया? प्रक्रियात्मक न्याय। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष या निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना लोकतंत्र है। यानी जनता डायरेक्ट या निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसे हम लोग चुनते हैं सांसद और विधायक, तो ये सब क्या हो गए? निर्वाचित प्रतिनिधि। और प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट हम लोग जाके शासन करने लगे। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की तीसरी लहर की अवधारणा किसने दी? ये भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। सैमुअल पी हंटिंगटन, या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं SP हंटिंगटन ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। देखिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा बस। आप लोग के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक जीवन मतलब वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ये सब हो गया राजनीतिक जीवन। संस्थाएं, जैसे हम लोग का है CBI और वित्त आयोग, ये सब क्या हो गए? संस्थाएं हो गई। सत्ता, राज्य और नागरिक के संबंधों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य केवल राज्य की संस्थाओं का वर्णन करना नहीं, यानी जो राज्य की संस्थाएं जैसे संसद हो गया या वित्त आयोग, CBI और
आरबीआई क्या है, एक संस्था है, बल्कि राजनीतिक घटनाओं के कारणों यानी जो राजनीतिक घटना और उनके कारणों, प्रभावों और समस्याओं को समझना भी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आधुनिक मतलब अभी का जो राजनीतिक है उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं मतलब देखिएगा क्या प्रमुख चीज़ें हैं, तो वो हो गए विशेषताएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति का प्रयोग करता है, यानी जो पहले होता था वह नहीं, वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति मतलब जैसे तथ्यों और प्रमाणों और व्यवहार के आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। यानी जो फैक्ट है और जो लोगों के साथ व्यवहार है उसको जो प्रमाण दिख रहा है यानी जो साक्ष्य है उसी के अकॉर्डिंग राजनीति को समझना क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं। मानव केंद्रीकृत दृष्टिकोण क्या है, तो इसमें राज्य के साथ व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो मानव केंद्रित है इनमें व्यक्ति के साथ नागरिकों के अधिकार, जो समानता स्वतंत्रता होता है, इन सब को महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। शक्ति का अध्ययन यानी जो पावर है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत में शक्ति को राजनीति का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। यह अध्ययन करता है कि शक्ति किसके पास है और उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। जैसे हम लोग मान सकते हैं अभी शक्ति किसके पास है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के पास है, और वह कैसे प्रयोग कर रहा है, तो ये हो गया शक्ति का अध्ययन। व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरलिज्म, याद रखिए ये आप सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे अगर आप लोग का मेजर होगा 2। व्यवहारवाद ने राजनीति अध्ययन में वास्तविक राजनीति व्यवहार, मतदान, राजनीति भागीदारी और जनमत का महत्व दिया। यानी व्यवहारवाद मतलब डायरेक्ट लोगों के व्यवहार को अध्ययन करेगा यह दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और समानता। आधुनिक सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता को लोकतांत्रिक समाज के महत्वपूर्ण आधार मानता है। आगे बढ़ते हैं। न्याय पर जोर। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों का उचित वितरण का अध्ययन किया जाता है। यानी ये सब तो आप लोग बताएं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का महत्व क्या है, तो आधुनिक राजनीति सिद्धांत में लोकतंत्र, जन भागीदारी, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी शासन के महत्व है। उत्तरदायी मतलब जैसे रिस्पॉन्सिबल, यानी कोई भी कार्य अगर गलत हो रहा है तो उत्तरदायी हैं आपको जवाब देना पड़ेगा, जैसे जवाब लिया था अभी। आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है ये बहुत बार पूछा जाता है। आलोचनात्मक मतलब कौन कौन सी चीज़ें नहीं है अच्छी, तो उन सबको अध्ययन करना, यानी जो जो चीज़ें खराब हैं उन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण। यह केवल राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि उनकी कमियों और सीमाओं की आलोचनात्मक समीक्षा भी करता है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। देखिए जब भी 15 मार्क्स का आंसर लिखिएगा ट्राई कीजिएगा कि निष्कर्ष लास्ट में ज़रूर लिखें। और निष्कर्ष किस प्रकार लिखा जाता है कि जो जो पॉइंट लिखे हैं उन्हीं सबको यहाँ जो पहला हेडलाइन बताएं न्याय दृष्टिकोण, सामाजिक समानता दृष्टिकोण, ये सब क्या हो गया, ये सब को आप लोग को यहाँ ऐड कर देना है। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत राज्य केंद्रित अध्ययन से आगे बढ़कर व्यक्ति, समाज, शक्ति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसे व्यापक विषयों का अध्ययन करता है। देख सकते हैं इसी प्रकार आप लोग को निष्कर्ष लिखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करके जाइए। फिक्स से आप लोग एग्जाम में 3+ क्वेश्चन ईजिली, 4 क्वेश्चन तो लिखबे कीजिएगा, लेकिन बहुत आसानी तरीके से यही सब क्वेश्चन आएंगे। राज्य व्यवस्था के क्रमिक विकास की व्याख्या कीजिए, यानी राज्य जो है वह कैसे विकास हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, उसी के विषय में बताना है। राज्य मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। वर्तमान आधुनिक राज्य अचानक अस्तित्व में नहीं आया बल्कि इसका विकास लंबे ऐतिहासिक क्रम से हुआ है। प्रारंभिक मानव समाज में आधुनिक राज्य जैसी कोई संगठित राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। यानी जो प्रारंभिक समाज था, जैसे आप जब मनुष्य धीरे धीरे डेवलप हो रहा था उस काल के विषय में बता रहा है। देखिए समझ रहे होंगे कि राज्य आ रहा है, राज्य मतलब जैसे झारखंड है, बिहार है, ये सब राज्य नहीं है। जब भी आप राजनीति विज्ञान पढ़िएगा तो राज्य से आशय क्या होता है, देश, याद रखिएगा। राजनीति विज्ञान में अगर राज्य पढ़ रहे हैं तो वो है देश। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण राज्य व्यवस्था का विकास हुआ। यानी राज्य का कैसे विकास हुआ, पहले लोग संगठित नहीं रहते थे, जहाँ भोजन मिलता था वहाँ आप चल जाते थे और शिकार करते थे। धीरे धीरे लोग संगठित रहने लगे, जब कृषि करने लगे तो वहीं रह के यानी स्थायी जीवन जीने लगे। स्थायी जीवन जीने के कारण धीरे धीरे गाँव बन जाएगा और किसी के साथ कोई व्यवहार ना हो, समानता मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, तो इसी के लिए क्या बनाया गया, सत्ता बनाया गया, यानी सरकार।
आदिम समाज। आदिम समाज यानी पहले, सबसे पहले प्रारंभिक मानव छोटे छोटे समूहों और कबीलों में रहते थे। इन समूहों के नेतृत्व परिवार या कबीले का मुखिया करता था। नियम मुख्यतः परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित था। यानी पहले के जो सबसे पहले के समाज थे वो क्या करते थे, तो छोटे छोटे समूह और कबीलों में रहते थे। इन समूहों का नेतृत्व परिवार या कबीले का मुखिया करता था और परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित थे उनके नियम। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय संगठन। समाज के साथ जनजातीय का संगठन मजबूत हुआ, नेतृत्व अधिक व्यवस्थित हुआ और सुरक्षा, संसाधनों तथा सामाजिक व्यवस्था के लिए सामूहिक नियम बनने लगे। आगे बढ़ते हैं। नगर राज्य क्या है। प्राचीन यूनान में नगर राज्यों का विकास हुआ। एथेंस और स्पार्टा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यहाँ नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी दिखाई देता है। नगर राज्य से आशा क्या है, तो जैसे कि बताएं प्राचीन यूनान से ही पोलिस शब्द लिया गया है जिससे पॉलिटिकल साइंस बना है और वहीं से लिया गया है। तो एथेंस और जो स्पार्टा शहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं और नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी जो वहाँ उस काल में यानी आदिम काल में दिखाई देता है, राजनीति में नागरिकों का भागीदारी। साम्राज्य, ये आप लोग देखते होंगे फिल्म में। साम्राज्य, बड़े क्षेत्रों पर एक शक्तिशाली शासक का नियंत्रण स्थापित होने लगा। रोमन साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य इसके उदाहरण हैं। प्रशासन और कानून अधिक संगठित हुए। यानी साम्राज्य मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे कि फिल्म में भी देखते हैं, यानी एक व्यक्ति द्वारा पूरे बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करना है, क्या कह सकते हैं, तो जो क्षेत्र में शासन कर रहा है उसका, उस राजा का वह साम्राज्य हुआ। आगे बढ़ते हैं। सामंती व्यवस्था। मध्यकाल में यूरोप में सामंती व्यवस्था विकसित हुई। भूमि और राजनीतिक शक्ति बड़े सामंतों के हाथों में केंद्रित थी। राजा और सामंतों के बीच सत्ता का विभाजन था। आधुनिक राष्ट्र राज्य क्या है, तो पुनर्जागरण, यानी पुनर्जागरण मतलब फिर से जागृत होना। व्यापार, औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ साथ आधुनिक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इसमें निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता प्रमुख तत्व बने। जो आप लोग को फर्स्ट पॉइंट में बताए थे एक क्वेश्चन में, राज्य के प्रमुख तत्व क्या है, तो यही लिख देना है। सातवां पॉइंट है लोकतांत्रिक राज्य। आधुनिक काल में लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, संविधान, कानून का शासन और सार्वभौमिक मताधिकार का विकास हुआ। यानी जो आधुनिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक राज्य, उनमें क्या है, लोकतंत्र है, नागरिक के पास अधिकार है, संविधान है, कानून का शासन है और सार्वभौमिक मताधिकार यानी आप वोट दे सकते हैं, का विकास हुआ। और निष्कर्ष ऐड करना ही है, तो राज्य व्यवस्था का विकास सरल जनजातीय संगठनों से आधुनिक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्रों तक हुआ है। यानी शुरू से लेकर अंत तक आपको जोड़ देना है। जैसे जनजातीय संगठन पहला पढ़ाए थे और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्यों तक हुआ है, ये लास्ट में ऐड करना है। यह विकास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। एक क्वेश्चन आप लोग को और कराते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके जाना है 15 क्वेश्चन, 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, 2 बार तो पढ़ के जाइएगा, अभी आप लोग के पास टाइम है। जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप लोग को एक न्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले 5 क्वेश्चन लिए प्रीवियस ईयर का, तो 7वां क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। समानता को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखिए आप समानता के विषय में अगर बहुत कुछ नहीं जानते तो आप लोग पढ़े होंगे कि अवसर की समानता, और अगर आप लोग संविधान पढ़ें तो जो संविधान में समानता पढ़ें थोड़ा थोड़ा ऐड कर दीजिएगा ताकि पता लगे कि नहीं स्टूडेंट पढ़ा है, तो इससे आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को समान मानवीय सम्मान, अधिकार और विकास के उचित अवसर प्राप्त होना है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों को हर स्थिति में बिल्कुल समान परिणाम मिले। इसका अर्थ भेदभावपूर्ण विशेषाधिकारों का अंत और उचित अवसरों की उपलब्धता है। यानी समझा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो बता रहा है इसमें, यह बता रहा है कि मान लीजिए आप एक फिट व्यक्ति हैं और कोई एक व्यक्ति है जिसके मान सकते हैं हाथ नहीं है, कान नहीं है, जिससे कोई भी एक किसी भी तरह का विकलांग है, तो समान स्थिति नहीं है। आप फिट हैं यानी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति विकलांग है, कोई समस्या है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यह भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो समान व्यवहार हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी समानता नहीं है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए, यानी इसको मैनेज करने के लिए क्या किया गया है कि दोनों के साथ समान व्यवहार हो, उसके लिए क्या किया गया, इसको कट ऑफ कम कर दिया। कट ऑफ मतलब आपको अगर पास करने के लिए चाहिए 90 नंबर 100 में से, तो यह 40 या 50 नंबर में ही पास हो जाएगा। तो इसके यह विधि के साथ समानता लाने का प्रयास किया जाता है। समानता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसका पहला हो जाएगा कानूनी समानता। ये तो कानून की नज़र में सभी नागरिक समान और
सभी पर समान रूप से लागू हैं। ये तो आप आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे, संविधान के आर्टिकल 14 में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें। राजनीतिक समानता ये आप आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे, सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान अधिकार प्राप्त हो। उदाहरण के लिए मतदान अधिकार, मतदान मतलब वोट देने का अधिकार, ये भी आप पढ़ेंगे कहाँ, तो आर्टिकल 16 में। सामाजिक समानता, जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 15 में है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समानता, आर्थिक समानता मतलब जो लोगों के भी, किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत कम धन है, यानी खाने योग्य पैसा भी नहीं है, तो जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना है। इसका अर्थ सभी लोगों का आय बिल्कुल समान होना नहीं है। इसका उद्देश्य अत्यधिक आर्थिक असमानता को कम करना और सभी को न्यूनतम आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना, जो आप लोग को बताएं। सिंपल शब्द भी है, समझ सकते हैं। अवसर की समानता मतलब शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में सभी को उचित अवसर मिलना चाहिए। जैसे कोई एग्ज़ाम की आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो समान अवसर मिलना चाहिए। कोई और व्यक्ति को अधिक, जैसे आप लोग को बताएं ST SC OBC को ये सब मिलता है, क्या छूट मिलता है थोड़ा, तो इसलिए मिलता है क्योंकि पहले आप देखिएगा कि इस मुद्दा पर काफ़ी विवाद है, तो आप समझिएगा कि पहले क्या था, सभी समाज का एक समान डेवलपमेंट नहीं हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था। जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे आप लोग अगर पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास तो आप लोग को पता होगा कि जो ब्राह्मण वर्ग होते थे उन सब का प्रभुत्व रहता था, यानी दबदबा रहता था। वे सब वही सब सबसे प्रमुख होते थे समाज में, तो उन सब का विकास होते गया, यानी उन सब का धीरे धीरे अच्छा हुआ है, पहले विकास हुआ। जो शूद्र थे उन सब का विकास बहुत कम हुआ, तो उन्हीं के कारण जो ST SC और OBC को छूट दिया था, इन्हीं के कारण दिया था। लेकिन हो सकते हैं आप लोग कुछ असहमत होंगे, ये जो आप लोग बोलते हैं आप समाप्त होना चाहिए, ठीक है, कहीं तक ठीक है, लेकिन अभी भी सोचिए बहुत सारे आरक्षण जो दिए जाते हैं वह सही हाथों में नहीं पहुंचते हैं और आरक्षण ज़रूरत है। आप लोग देखिए बहुत सारे समाज देखिएगा, ब्राह्मण समाज देखिएगा तो थोड़ा अधिक आप लोग को डेवलप मिलेगा, लेकिन वहीं आप दूसरे समाज में आ जाइए, जैसे किसी भी छोटे समाज में चले जाइए तो उसका डेवलप देखिए उतना नहीं हुआ है। अभी भी उसके जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने नहीं जाते हैं, तो इसीलिए अभी तक आरक्षण है। और वैसे जो आप लोग अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो आरक्षण आप लोग एक बार समझिएगा। तो आप लोग को बता रहे थे कि शिक्षा और रोज़गार जो है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी समान अवसर है। अगर आप फिट हैं और भी कोई फिट है, विकलांग नहीं है, ST OBC नहीं है, आप मान लीजिए जनरल काउंट कर रहे हैं, यानी आप सभी लोग सामान्य व्यक्ति हैं, तो आप भी उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अगर आपका उतना मार्क्स है, अगर उसका भी उतना मार्क्स है, तो दोनों का हो जाएगा। अगर कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है तो लैंगिक समानता मतलब पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। यानी जैसे हम लोग का संसद कितना है, 543, वर्तमान में 543 ही है, तो 543 में उसका हाफ कीजिएगा तो 272 हो जाते हैं। यानी संसद में जितने सांसद हैं उनमें 272 महिला होना चाहिए, लेकिन है नहीं, यानी उतना विकास महिलाओं का नहीं हुआ है। और जितने भी अधिकार हैं उन सब में समानता होनी चाहिए। समानता और स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। यदि समाज में बहुत अधिक असमानता हो तो कमज़ोर वर्गों की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। यानी जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी स्वतंत्रता, जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो हो सकता है उसका स्वतंत्रता, जैसे किसी के पास काम करने जाए धनी व्यक्ति के पास, हो सकता है बस सैलरी ना दे, लेकिन बहुत कम दे, जो न्यूनतम वेतन है वह ना दे, तो इससे क्या होगा, स्वतंत्रता कम हो जाएगा या सीमित हो जाएगा। समानता का महत्व क्या है, तो महत्व हो जाएगा, समानता लोकतंत्र की आधारभूत विशेषता है। यह सामाजिक न्याय, नागरिक सम्मान और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करती है। निष्कर्ष, समानता का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को समान और विकास के समान अवसर देना है। लोकतांत्रिक समाज में समानता और स्वतंत्रता न्याय के साथ मिलकर सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करती है। तो इसी प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है। देखिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नहीं तो पहले आप 6 क्वेश्चन जो दिए हैं, पहले 6 क्वेश्चन पढ़िएगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग पूरा PDF मिल जाएगा, तो इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में रहेगा, तो वहीं से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहीं आपको PDF मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।